हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट, बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ऐसी सारी न्यूज़ जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब कल आपका इनकम बढ़ सकता है या घट सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। मे बी आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफेक्ट कर देगा ये न्यूज़, शायद वो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर जाए या बढ़ जाए इन सारे न्यूज़ के इम्पैक्ट से। सो ऐसे न्यूज़ को हम कवर करेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सारे टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करेंगे अगर वो हमें फाइनेंशियली इम्पैक्ट करते हैं तो। तो ऐसी वीडियोस पसंद है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से और यह है डॉलर वर्सेस रेनमिनबी। अब चाइनीज़ करेंसी को हम लोग युआन नाम से जानते हैं बट इसे हम लोग रेनमिनबी वैसे कहा जाता है और काफ़ी फंडामेंटल चैलेंजेस फेस कर रही है चाइनीज़ करेंसी और इसी के बारे में एक एडिटोरियल आर्टिकल है जिसे मैं कवर करने वाला हूँ। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना गवर्नर का कहना है वेडनेसडे को उन्होंने कहा एक स्ट्रांग पिच किया कि मल्टीपोलर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम चाहिए हमें। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ डॉलर का दबदबा है अगर अभी आप देखोगे तो ये चाहते हैं कि मल्टीपोलर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हो, मतलब एक ही करेंसी पे हम डिपेंडेंट ना हो। और इन्होंने ये भी वार्न किया कि हम एक्सेसिवली डिपेंडेंट है एक ही सिंगल करेंसी पे, आपको पता है उसका नाम। तो मैसेज क्लियर है कि हम लोगों को डॉलर से शिफ्ट होना चाहिए, डॉलर डिनोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से शिफ्ट होना चाहिए अब चाइना कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहा है कि वो प्रोजेक्ट करे कि जो रेनमिनबी है वो इंटरनेशनल करेंसी बन सकती है, राइट, जो उसकी करेंसी है। और 6 फॉरेन बैंक्स ने अनाउंस किया वेडनेसडे को कि वो चाइना का क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यूज करेंगे एज एन ऑल्टरनेट टू स्विफ्ट। स्विफ्ट इस टाइम पे पूरी दुनिया यूज करती है और कई बार आप देखो यूएस जब सैंक्शंस लगाता है तो कंट्रीज को स्विफ्ट से बैन कर देता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन पेमेंट सिस्टम। इसी से इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई करेंसी कोई कंट्री अगर बैन हो जाती है, जैसे रशिया बैन हुई थी, तो आप फिर किसी से कुछ खरीद नहीं सकते हो, डॉलर्स में आप कुछ बेच नहीं सकते हो और आप बेसिकली कट ऑफ हो जाते हो इंटरनेशनल ट्रेड से, इसीलिए किया जाता है। तो इन प्रिंसिपल एक मेरिट आर्ग्यूमेंट है कि हमें सिर्फ एक ही करेंसी पे क्यों रिलाई करना चाहिए, एक ही पेमेंट सिस्टम क्यों होना चाहिए भाई, है ना। एंड गिवन द स्टेट ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज, ऐसे व्यूज को और ट्रैक्शन मिल सकता है, जैसे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली रिमार्क किया कि जो डोमिनेंट रोल था डॉलर का वो सर्टेन नहीं है कि आगे डॉलर ऐसे डोमिनेट करता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं, यूएस को और अनचार्टेड टेरिटरीज में लेकर जा रहे हैं। तो कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या चाहते हैं और इवेंचुअली कहाँ जाएंगे, उनका भी कोई विजन क्लियर नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर इंस्टेंस इन्होंने डिसाइड किया है कि जैसे यूएस ट्रेड करता है दुनिया के साथ, अब ये पूरी तरीके से उसे बदल देंगे और उनके बुक में ट्रेड डिफिसिट खराब चीज होती है। किसी भी कंट्री के साथ उनका ट्रेड डिफिसिट होना ही नहीं चाहिए और टैरिफ सबसे बढ़िया चीज है इसको सॉल्व करने के लिए, ये उनका ओपिनियन है इस पे। तो 9 जुलाई का डेडलाइन भी है ट्रेड डील के लिए। 9 जुलाई तक अगर कंट्रीज ने ट्रेड डील साइन नहीं किया यूएस पर तो उनके ऊपर काफी टैरिफ लग जाएंगे, 25%, 50%, 100%। और क्लियर भी नहीं है कि कितने ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है वो अग्री करने वाले हैं यहाँ पे यूएस के साथ अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। तो टैरिफ काफी ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी अगर आप देखोगे इस टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, आगे फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो फेडरल रिजर्व जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में हमारा आरबीआई होता है, यूएस में फेडरल रिजर्व है। फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा है कि हम पॉलिसी रेट, मतलब रेपो रेट अभी भारत में घटा है 1%, 50 बेसिस पॉइंट से 0.5% से। सब लोग बहुत खुश थे कि लोन सस्ते हो जाएंगे। अब जो लोन 9% पे मिल रहा था, अब 8.5% पे आपको क्या पता मिलने लगे। तो ये चीज यूएस में क्यों नहीं हो पा रही है इस टाइम पे, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है वो टैरिफ को लेके बड़ा परेशान है कि टैरिफ से ऐसा ना हो कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, राइट, या फिर ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। तो जो फेडरल रिजर्व का नया इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है वो बता रहा है कि इन्फ्लेशन अब 3% रहेगा 2025 में और पहले प्रोजेक्शन कितना था 2.7% का। तो अब ये बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, क्योंकि टैरिफ का इम्पैक्ट लैग के साथ आ सकता है। और ये जो डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.4% से ग्रो करेगा, जो पहले 1.7% से कर रहा था। जो फॉलिंग ग्रोथ है और एक तो ग्रोथ गिर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस ये बहुत डिफिकल्ट स्पॉट क्रिएट करता है। किसी भी सेंट्रल बैंक को अगर आप पूछो तो वो इस पोजीशन में कभी नहीं आना चाहता है कि जीडीपी गिर रहा हो और इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो। स्टैगफ्लेशन का आपने नाम सुना होगा, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का पोजीशन है ट्रेड पे, एक वो प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। जैसे फेडरलिज्म जो चेयरमैन है जेरम पॉवेल, उनको वो बेवकूफ करके बुलाते हैं, उन्हें स्टूपिड पर्सन बोल के बुलाते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। कभी इंडिया में मोदी जी या फिर मनमोहन सिंह हो या कोई भी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हो, सेंट्रल बैंक को ओपनली ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर ऐसे अगर आप देखोगे किसी स्टेटमेंट में ये नहीं बोलेंगे कि ये बेवकूफ आदमी है या फिर ये स्टूपिड है, राइट। एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आप हमेशा रखते हो किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए, यूएस में ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। तो काफी
अनसर्टेन फिस्कल पाथ है, उन्होंने बजट डेफिसिट भी और बढ़ा दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, फिस्कल अभी नई बिल इन्होंने वन बिग ब्यूटीफुल बिल साइन किया है, उसमें एक्सपेंसेस और बढ़ा दिए उन्होंने। तो जो करंट पोज़ीशन है वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है पूरी दुनिया को एंड ऑटोमैटिकली इससे फ़ायदा नहीं होगा ऑफ कोर्स चाइना को, क्योंकि चाइना भी एक ट्रेड पावर हाउस है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो कुछ जो बायलैटरल और रीजनल ट्रेड है, वो आरएमबी सिस्टम पर जा सकता है जो चाइना ने बनाया है। लेकिन 2 बड़े हर्डल्स हैं कि चाइनीज़ करेंसी इंटरनेशनल करेंसी अगर बनना चाहती है, तो 2 प्रॉब्लम्स वो फेस करेगी। सबसे पहले तो ये खुद ही पेग्ड है डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, डॉलर के अगेंस्ट पेग्ड रखते हैं, तो डॉलर जैसा-जैसा चल रहा है, वैसे-वैसे अपनी करेंसी को ये भी चलाता है। और चाइना अनलाइकली गिव अप करेगा कैपिटल कंट्रोल, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइटली रेगुलेटेड है चाइनीज़ करेंसी। और कहीं न कहीं चाइना पे बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो एलिगेशंस लगे हैं कि वो ना बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करता है अपने करेंसी को, अपने मन से डिवैल्यू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सटेंट तक हमें देखने को मिला है इसमें। स्पेसिफिकली आप लास्ट डेकेड का एक बार देखो, 2010 से 2020 ही आप देख लो। तो काफ़ी कंसर्न्स हैं यूएस को लेकर के, डॉलर को लेकर के, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली चाइनीज़ आरएमबी अगर जो अभी इस टाइम पे गैप को फिल करना चाहता है, तो वो भी इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो इस गैप को फिल कर सकता है। एंड ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम अब यही हो सकता है कि पहले तो डॉलर पे डिपेंडेंट थी, लेकिन अब और फ्रैगमेंटेड हो जाए, मतलब कि क्या होगा इसमें, डॉलर का चल रहा है कुछ कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ चाइनीज़ करेंसी के साथ चल रही है, लेट्स से ब्रिक्स कुछ अलग चीज़ कर ले, यूरोप में कुछ और चीज़ चलने लग जाए। तो फ्रैगमेंटेड हो जाएगा पूरा दुनिया, जो इस टाइम पे काफ़ी यूनिफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम लोग डॉलर यूज़ कर रहे हैं। ये इसका कंक्लूज़न है। बात करूँगा अगले आर्टिकल की, है रेयर अर्थ्स के बारे में। अब रेयर अर्थ पे हमारे देश का ध्यान गया है, क्यों? क्योंकि चाइनीज़ ने हमें काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज़ बनाई जिससे हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ भी नहीं कर पा रही हैं, बट अब वो कर रही हैं, लेकिन इंडिया को अभी भी क्लैरिटी नहीं दी है चाइना ने। बाकी यूएस जैसी कंट्रीज़ तो अब कंफर्टेबल है, अब इम्पोर्ट कर रही हैं रेयर अर्थ मेटल्स। तो इंडिया ने 3.5 से 5,000 करोड़ की स्कीम यहाँ पे फ़र्म अप की है और कहा है कि हम इंसेंटिवाइज़ करेंगे प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, मतलब आप इंडिया में रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोड्यूस करो, तो इस आपको यहाँ पे हम लोग इंसेंटिव्स देंगे और हम डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जल्द से जल्द। तो यहाँ पे रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू यहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाएँगे ये, एंड जो डिसीजन है टू ऑफर इंसेंटिव्स फॉर रेयर अर्थ कम्स आफ्टर एन इंटरनल internal ministerial review flagged the need for diversification in the wake of acute dependence on Chinese imports. अब इंडिया जैसी कंट्री जिसका चाइना चाइना एक पड़ोसी है, मैं कहूँगा एक बहुत ही फ्रेंडली पड़ोसी नहीं है, राइट, हमारा चाइना। आई थिंक थोड़ा हमने स्कर्मिश फेस किया पिछले कुछ सालों में, उसके हम वॉर में भी इन्वॉल्व रह चुके हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ये एक ऐसा नेबर है जिस पे हम कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट के लिए। और यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं हमारे नेक्स्ट ईवी रिवॉल्यूशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये होना ही था किसी न किसी दिन, एंड चाइना की वजह से अब ये जल्दी हो रहा है। तो थैंक्स टू चाइना अब इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करेगा, इंसेंटिवाइज़ करेगा ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स। तो फ्रेश स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और चाइना के पास नियर मोनोपोली है, ठीक है? रेयर अर्थ सप्लाई 90% है इनके पास, पूरी दुनिया का 90% डोमिनेंस। तो काफ़ी ज़्यादा अभी ये डोमिनेट कर रहे हैं, बट इंडिया विल टेक टाइम। का मतलब इंडिया को टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट हम सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, इट विल बी अ बिग विन फॉर अस। इंडिया का जो ईवी है और विंड टर्बाइन मेकर्स हैं, वो लार्जेस्ट डिमांड सेंटर्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, और कॉर्नरिंग ओवर हाफ ऑफ एंटायर 4,000 मीट्रिक टन डिमांड। तो आधा 50% जो रेयर अर्थ मेटल्स आते हैं हमारे पास, उसका डिमांड कहाँ चला जाता है? ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और विंड टर्बाइन्स में। तो गवर्नमेंट अमेंड करना चाहती है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट को भी, कि वो क्रिटिकल मिनरल मिशन को और सपोर्ट कर सके, और कमर्शियली वायबल डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे भी वर्क कर रही है ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज लेटर दिस ईयर। तो गवर्नमेंट की आंखें खुल चुकी है जब चाइना ने हमें यहाँ पे सबक सिखाया, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग डोमेस्टिकली ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएँगे। नेम एनी कंपनीज़ जो आपको लगता है इस प्रोसेस में काफ़ी अच्छा एडवांटेज ले सकती हैं। क्रिटिकल मिनरल अगर कोई इसमें वर्क कर रहा है, लेट्स से प्रोसेसिंग में अगर कोई कंपनी वर्क कर रही है, तो अगर उसका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम आएगा। अगले आर्टिकल की बात करूँगा, इन्वेस्टर्स बैक ऑफ फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज़। अब मिड और स्मॉल कैप
3 तरीके के स्टॉक्स होते हैं शेयर बाज़ार में, ठीक है? लार्ज कैप बोलते हैं एक तो, स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं। लार्ज कैप प्लेयर्स अलग ही हो गए, ठीक है? बड़ी कंपनीज़ हो गई। लेट्स से 1 लाख करोड़ और उससे ऊपर की जो कंपनीज़ है ना, उसे आप मानो या 80,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज़ लार्ज कैप कैटेगरी में फ़ॉल करती हैं ओवरऑल बेसिस पे, ठीक है? उससे नीचे 20,000 25,000 करोड़ तक की कंपनीज़ को हम लोग मिड कैप मान लेते हैं और 20,000 करोड़ से नीचे वाली कंपनीज़ को यूजुअली स्मॉल कैप में हम लोग कैटेगराइज़ करते हैं। अब ये कोई वैसा फिक्स्ड रूल नहीं है। वैसे तो निफ्टी मिड कैप की कंपनी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप इंडेक्स में आने वाली कंपनी स्मॉल कैप होती है, लेकिन आप ये फॉलो कर सकते हो फॉर्मूला मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का इन्हें कैटेगराइज़ करने के लिए। अब लोग छोटी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे कि ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लोगों का ये मानना होता है और बड़ी कंपनीज़ में कम इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनीज़ है देखोगे इस टाइम पे तो जो आउट परफॉर्मर्स रहे थे अभी तक, यहाँ पे इनमें गिरावट नज़र आ रही है, इसमें बाइंग नहीं आ रही है। मई में तो आउट परफॉर्मेंस था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, ये 6% और 9% बढ़े थे मई में इन्होंने आउट परफॉर्म किया था निफ्टी को, जो सिर्फ 1.7% बढ़ा था, ठीक है? लार्ज कैप से इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, राइट? एंड कंटीन्यूअस परचेजेस आते रहे डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड से और इंडिविजुअल इन्वेस्टर से भी, जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस ऊपर गए हैं। अब अप्रैल लो से 35% ऊपर है, निफ्टी ने गेन किया है 16%, मिड कैप और स्मॉल कैप ने पता है कितना गेन किया है? 35%, डबल से भी ज़्यादा, ठीक है? लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिक्लाइन थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है एंड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और निफ्टी और स्मॉल कैप ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना, सॉरी, निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो स्टॉक्स 20-30% बड़े आराम से नीचे चले जाते हैं, राइट? क्योंकि वॉल्यूम भी इतना नहीं होता है कि प्रॉफिट बुकिंग को अब्सॉर्ब कर पाए। तो लो वॉल्यूम जो शेयर्स होते हैं इसलिए हमेशा हमें उनसे बचना चाहिए क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तो समय नहीं मिल पाता है अपने प्रॉफिट को बुक करने का, इतनी तेज़ी से ये नीचे जाते हैं और ऐसे हमें देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। यूजुअली इन्हें हाई रिस्क माना जाता है लार्ज कैप से, इसीलिए अगर आप देखोगे मार्केट में जब थोड़ा यूफ़ोरिया होता है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन मार्केट जब बेयरिश होता है तो ये बड़ी तेज़ी से नीचे गिरता है, राइट? क्योंकि ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज़ जो ज़्यादा स्टेबल मानी जाती हैं इनसे। तो ऐसी कंपनीज़ में सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप मिड कैप और लार्ज कैप में सॉरी, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स में। एंड बहुत ही अच्छा आपको एनालिसिस देखना होगा, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनीज़ होंगी, आप उसमें इन्वेस्ट करें तो बढ़िया है। बात करूँगा अगले आर्टिकल का और यहाँ पे भी चाइना का नाम है, चाइनाज़ ग्रेट इलेक्ट्रिक लीप फॉरवर्ड। चाइना का जो सेल्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये टोटल सेल्स जो पैसेंजर कार्स यूएस में हुए हैं, उसको सरपास करने वाला है। एंड ऑफ कोर्स इलॉन मस्क जैसे लोग जो इस मार्केट में है, डोमिनेट कर रहे हैं, वो खुश नहीं होंगे इस बात को सुन कर के। 22 मिलियन ईवीज़ प्रोजेक्टेड हैं कि इस साल बिकने वाले हैं, जिसमें से 2/3 कहाँ बिकेंगे? चाइना में। 66% कहाँ बिकेंगे? अकेले चाइना में। एंड ये डेमोंस्ट्रेट करता है, दिखाता है कि कितना ज़्यादा मतलब अलाइन्ड है बिटवीन क्लाइमेट गोल्स एंड मार्केट्स। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ऑफ ऑल रिस्पांसिबल बिज़नेसेस, स्ट्रांग पॉलिसी सपोर्ट रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे फ्यूल इकोनॉमी, CO2 स्टैंडर्ड्स, फिस्कल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा दिए हैं, राइट? चाइना में। एंड जो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड इज़ क्लियरली प्रूविंग कि प्लैनेट के लिए क्या जो सही है, वो बिज़नेस के लिए सही हो सकता है। तो हाँ, चाइना ने प्रूव करके दिखाया है। पॉलिसी सपोर्ट बहुत क्रिटिकल है क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि इसे एक्सेप्ट किया जाए और ये थ्राइव करे। स्पेशली क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है? क्लाइमेट टेक सॉल्यूशंस की, जैसे कि ईवी, कार्स महँगी आती है, बाद में आपको फ्यूल सस्ता पड़ता है उसका। लेकिन अपफ्रंट कॉस्ट इतना कैसे दे पाएँगे लोग? तो यूरोप की एग्ज़ाम्पल लो, जहाँ पे ईवी सेल्स ग्रोथ स्टैग्नेट हो गया है। सेवरल मेजर मार्केट्स ने तो फेज़ आउट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, सब्सिडीज़ को भी खत्म कर दिया है। एंड CO2 टारगेट्स जो हैं फॉर कार्स ईयू में अभी तक सेम है, 2023-24 से लेके अभी तक, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है। यूएस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने ईवी के जो टैक्स क्रेडिट्स थे उसको सबसे पहले तो कट कर दिया, ठीक है? तो ईवी सेल्स में ड्रॉप देखने को मिलेगा 2 बाय 2030 एंड ईवीज़ अब अकाउंट करते हैं 27% ऑफ टोटल कार सेल्स, डाउन फ्रॉम प्रोजेक्शंस ऑफ 48%। तो इस हिसाब से काम नहीं चल रहा है। तो चाइनीज़ लेसन्स है कंट्री ज इंडिया जैसे कंट्री के लिए कि जहाँ पे हाई एंड मैं कहूँगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हाई ग्रोथ है, पॉलिसी शिफ्ट आ रही है, डिमांड भी बढ़िया है कि अगर हम फिस्कल और पॉलिसी इंटरवेंशन करते हैं तो वो पे ऑफ करेगा, मार्केट शेयर इंक्रीज़ होगा। वैसे मैं बोलूँगा इंडिया में भी ईवी का मार्केट शेयर बहुत ही कम है, बट स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो कार के टर्म्स में आप कोई बड़ा रिवॉल्यूशन ला भी नहीं सकते हो कि इंडिया में कितने परसेंट लोग कार ओन करते हैं इस टाइम पे, आप ये भी देखो। तो टू व्हीलर में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है टू व्हीलर में और आई थिंक इंडिया में जो डोमेस्टिक रिवॉल्यूशन आएगा ना ईवी में, वो टू व्हीलर में आएगा और थ्री व्हीलर में आएगा, उसके बाद फोर व्हीलर में जाएगा क्योंकि फोर व्हीलर में जो लोग जो फोर व्हीलर अफोर्ड कर पा रहे हैं इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा बाइक्स आपको देखने को मिलती हैं, तो वो सबसे पहले ईवी पे आएँगी, फिर ऑटोज़ आएँगे एंड फिर इवेंचुअली हमें बसेज़ वगैरह में देखने को मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शायद ये देखने को मिलेगा एंड फिर हम लोग मेजॉरिटी ऑफ कार्स बेच पाएँगे जो ईवी है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।